ओवर टू यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान हाय की हाय असीम कृपा से शेषराज भाई। भाई। हाय शेषराज भाई, नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो होप्स नैंचल पाइनियर समूह नागपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे सेवा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, वो टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। जो भी मेरे अनुभव है वो मैं आपके सामने में आज शेयर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों, लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है। पहली बार जिंदगी में मैंने जो शराब पी थी तो वो सिर्फ एक आकर्षण के तहत और मजे के लिए ही पी थी। कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार शराब का सामना हुआ। एक दोस्त के घर में एक छोटा सा फंक्शन था और उसमें हम चार दोस्तों ने मिलके बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो शराब पी थी। और कोई कुछ ऐसा लगा भी नहीं, कोई नशा भी नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसके पहले मैंने शराब से लोगों को मरते बर्बाद होते हुए, सब कुछ तबाह होते हुए देखा था दोस्तों। मेरे घर में भी एक उदाहरण था, मेरे पिताजी भी शराबी थे। आस पास में भी मैंने बहुत लोगों को दारू पी के मरते बर्बाद होते हुए देखा था। तो मेरे मन में ऐसे दारू पीने के बारे में कभी विचार थे नहीं। मगर वो जो पहली बार जो मैंने कॉलेज में जाने के बाद में वो शराब थोड़ी सी ली, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार, ये जो लोग जिस तरीके से शराब पीते हैं ना, तो वो उनका तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने तो शराब पिया तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर शराब थोड़ी सी लिमिट में हिसाब से पी जाए, कभी कभार पी जाए, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और उस समय मैं बेरोजगार था, पढ़ाई शुरू थी, अनमेरिड था। तो शुरू शुरू में दोस्तों, कोई अगर मुझे पिला दे रहा है तो मैं पी रहा हूँ, ऐसा वो सफर मेरा शुरू हुआ। लेकिन शराब के प्रति एक आकर्षण, जबरदस्त आकर्षण मेरे अंदर में पैदा हो गया था। और जो बर्बादियों का आलम मैंने देखा था, पता नहीं दोस्तों वो कैसे याद नहीं रहता था। एक फीलिंग हमेशा जो रहती थी मन में कि अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन तो बिल्कुल वेल क्वालिफाइड है, अपने को सारे जमाने का नॉलेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि जो दूसरों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं हो सकता। तो ये जो सोच थी कहीं तो भी, वो मुझे बार बार शराब की तरफ लेके जाती थी और मुझे मजा भी आ रहा था बिल्कुल। वो नशा करने के बाद में, शराब पीने के बाद में आदमी हवा में तैर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिनके साथ में हम शराब पी रहे, उनके साथ में हम एंजॉय कर रहे। मुझे गाना गाने की आदत थी, तो बढ़िया, जब शराब मंगाई जाती थी तो मैं गाने गा रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो माहौल ही बहुत बढ़िया लगता था दोस्तों। वो कैसे मुझे बार बार खींचते चले गया, और कब मेरा मन, मेरा शरीर उसका आदी बन गया, पता ही नहीं चला। और जब तक मुझे ये बात समझ में आई कि शराब अब मेरी गरज बन चुकी है, तब तक दोस्तों बहुत देर हो गई थी। वो जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने पहली बार हमको इन चीजों के बारे में बताया दोस्तों, हमारी प्यारी बिग बुक जब हम पढ़ते हैं, हमारा बेसिक टेक्स्ट, उसमें डॉक्टर ओपिनियन में पहली बार इस चीज का जिक्र आता है कि मेन एंड वुमेन वो अल्कोहल को पसंद करते हैं, शराब को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो आनंद उनको आता है
वो आनंद पाने के लिए दोस्तों वो शराब पीते हैं। खास तौर पे मेरे जैसे जो अल्कोहलिक है, जब उनका शरीर और मन पूरी तरीके से आदी हो जाता है, तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि यदि शराब अगर उनको नहीं मिलती, तो वो अंदर से बिल्कुल अस्थिर, चिड़चिड़े और नाखुश रहते हैं। मगर जैसे ही शराब के दो चार घूंट उनके अंदर गए, तो बिल्कुल मनस्थिति बदल जाती है उनकी। ये जो ये जो सिचुएशन है, ये बिल्कुल मेरे साथ में भी वो शुरू में होने लगी दोस्तों। मैं एक दोस्त के साथ में रेगुलरली पीने लग गया था, शाम के ही वक्त पीता था। मगर जिस दिन उसके साथ में मेरा बैठना नहीं हुआ और मुझे शराब नहीं मिली, तो उस रात को मुझे नींद नहीं आती थी। उस रात को मेरा खाना ठीक से नहीं होता था, और ऐसे में मैं पूरा बेचैन हो जाता था। और मुझे डर लगता था कि यार कैसा होगा, रात को नींद नहीं आएगी, खाना ठीक से नहीं हो रहा। और मुझे याद है कि उसी डर की वजह से एक दिन मैंने सारी लोग लाज शर्म छोड़ के, कोई डर नहीं, मैं एक सरकारी भट्टी पे एक रात को चले गया, क्योंकि मुझे रह के ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार अभी शराब नहीं मिली तो फिर मैं रात को सोऊंगा कैसा, मुझे बेचैनी होगी, मुझे परेशानी होगी। और धीरे धीरे दोस्तों, वही जो नैतिकता के जो बंधन थे, जो परिवार से मिले थे, समाज से मिले थे, धर्म से मिले थे, वो धीरे धीरे टूटने लग गए। जो एक लिहाज रहता था किसी का, कि नहीं यार उसके सामने में नहीं पीना, उसके सामने नहीं पीना, उससे छुपाना है, इससे छुपाना है, किसी को पता नहीं चलने देना है, वो अपने आप दोस्तों टूट के चले गए। क्योंकि इधर अब मेरा जो शरीर है, इधर जो मेरा मन है, वो मान ही नहीं रहा। अगर उसको शराब नहीं मिल रही उसके वक्त पे, तो बिल्कुल मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, अस्थिर हो रहा हूँ, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। और यही जो मेरी फीलिंग है, इसको ही कहीं तो भी हटाने के लिए मुझे बार बार शराब की तरफ में जाना पड़ता था। फिर चाहे मुझे जो करना पड़े वो करना पड़े। तो इस तरीके का वो जो सफर था दोस्तों, जो शुरू हुआ मेरा, वो पूरी तरीके से एक बुरा सपना बन के रह गया। आखिरी में शराब के जो विड्रॉल थे इतने भयंकर हो गए थे, जब मैं पूरा चौबीसों घंटे इसका आदी बन गया था, तो मुझे सुबह उठते बराबर शराब लगती थी। और दिन का रात का कोई ऐसा समय नहीं बचा था। हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, ऐसा लगना कि अभी चक्कर आके मैं गिर जाऊंगा। और उसी समय मुझे कहीं तो भी शराब की तरफ जाना पड़ता था। एक प्रकार की हम बोल सकते हैं कि एक मानसिक और शारीरिक गुलामी, उस गुलामी का मैं शिकार हो गया था। दोस्तों आज भी वो जब दिन याद आते हैं तो बिल्कुल ऐसा बदन पे कांटे आते हैं कि कितनी भयंकर गुलामी थी वो। मगर देखिए दोस्तों कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ही मिराकल है। इस ए के प्रोग्राम पे मैं सब कुछ तबाह बर्बाद करके 2007 अगस्त में आया। उसके पहले मैं एक बार मरते मरते बच चुका था 2003 में। इसी चौबीसों घंटे के शराबीपन की वजह से मैं बीमार गिरा, डॉक्टरों ने बताया टीबी हो गई। बिल्कुल हड्डियों का मैं ढांचा बन गया था। और लगभग 11 महीने में बीमार रहा था। 4 महीने तो मैं बेड से उठा ही नहीं। और उसके बाद में जो 5-6 महीने थे, मुझे बैसाखियां लग गई थी। एक पूरी तरीके से एक नया जन्म मुझे मिला था। मगर तब नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिक बन चुका हूँ। मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुका हूँ। मेरा शरीर ऐसा बन चुका है, उसमें एक एलर्जी पैदा हो चुकी है कि जैसे ही मैं थोड़ी सी शराब लेता हूँ तो मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है। मैं दारू के मामले में ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ। ये चीजें उस वक्त नहीं मालूम थी। बस मन में इतना ही मैंने ठाना था कि नहीं, अब इसके बाद में शराब नहीं पियेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर वो जब मैं बेड पे था तब के विचार थे।
11 महीने के बाद में जैसे ही मैं ठीक हुआ, 4 लोगों के साथ में एक बार में बैठा और सोच के बैठा था कि मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो ग्लास बनाने शुरू किए और ना ना बोलते बोलते कैसे मैंने वो प्याला उठा लिया, और दिमाग में बात वही आई कि पहले जैसे नहीं पिएंगे। ये इतनी सी शराब से क्या होने वाला है, कभी कभार पीते जाएंगे। वापस दोस्तों मेरा हाल कुछ ही दिन में फिर जैसे का वैसा। और अभी तो हालात बिल्कुल बद से बदतर हो गए थे। मुझे 24 घंटे शराब लगती थी, कोई टाइमिंग नहीं बचा था। सुबह उठने से शुरू होती थी और कभी कभी तो मैं आधी रात को पागलों की तरह शराब के लिए भटकता था। हमारे इधर में ऐसे कुछ अड्डे थे कि जो 24 घंटे चलते थे। तो मैं रात को अगर 2 बजे नींद खुली खुली तो 2 बजे। कई बार ऐसा मेरे साथ में हुआ था, ना कुत्तों का डर, ना चोरों का डर, ना लुटेरों का डर। अपमानित हो रहा हूँ, दारू बेचने वाले भगा रहे हैं, ज्यादा शराब हो गई तो कहीं पड़ा है आदमी, झूठ बोल रहा है, टोपी पहना रहा है, चोरी कर रहा है, चाहे घर में बाहर में, न जाने क्या क्या कर रहा है। तो ये इस तरीके का जो मेरा, मैं पूरी तरीके से इस अल्कोहलिज्म में फंस चुका था। आखिरकार चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, इस प्रकार की मेरे साथ में हादसे होने लग गए थे। और इससे निकलने के लिए फिर प्रयास भी शुरू हुए। कई बार मैं अपने विल पावर पे कुछ दिन शराब से दूर रह जाता था। कभी 2-4 दिन, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन। वो भी ऐसी परिस्थितियों में कि जब पैसा ही नहीं है, अब शराब ही नहीं मिल रही, या फिर कोई एक दिन पहले ऐसा कुछ हादसा हो गया तो अचानक शराब से दूर हो गए, या फिर एक दिन पहले बहुत ज्यादा शराब हो गई कि अपन उठ ही नहीं पा रहे बिस्तर से। तो मजबूरी में ही फिर 2-4 दिन घर में ही कैद हो गए। बस ऐसी ही परिस्थितियों में मुझे शराब की दूरी मिलती थी। लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल हो गया कि कुछ दिन के बाद में फिर मन में विचार आता था कि पहले जैसी नहीं पिएंगे, अभी थोड़ा सा लिमिट में पिएंगे, एक ही पैक मारते हैं, उसके ऊपर में नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो मैं कितने भी दिनों की महीनों की गैप के बाद में जैसे ही पहला घूंट लेता था तो होता ही नहीं था मुझसे। मुझे लगता था कि यार कुछ भी नहीं हुआ, और थोड़ी सी लेनी चाहिए, और थोड़ी सी लेनी चाहिए। अब ये सारी चीजें किसी बीमारी के तहत हो रही है, मेरा शरीर बदल चुका है, कोई एलर्जी मेरे अंदर में इसकी पैदा हो चुकी है, ये मालूम ही नहीं था। तो ना मेरा विल पावर काम किया, ना आसपास के डॉक्टरों का इलाज। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के पास में भी मैं गया तो मैं पीकर ही जाता था। तो 1-2 दिन उसने देखा और फिर बाद में भड़क गया और उसने भगा दिया मुझे। बाद में वही साइकेट्रिक कुछ सालों के बाद में एक मीटिंग में आया, एक ग्रुप की एनिवर्सरी थी, और उसके सामने मुझे शेयर करने का मौका मिला। और नैस मैंने बोला उनको, डॉक्टर साहब आपने भगा दिया था मुझे, मगर आज मैं ए में आने के बाद में शराब से दूर हूँ। और वो एक अच्छे वेल विशर है वो सेक्रेटरी। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में चलते रही। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जब मैं 2007 अगस्त में आया, मुझे लाने वाला मेरा अल्कोहलिक दोस्त ही था, तो 2 महीने से शराब से दूर था। तो एक आशा पैदा हुई कि यार ये आदमी अगर शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। और मीटिंग में आने के बाद में जब मैंने और 20-25 लोगों को मीटिंग में देखा, वो भी बता रहे थे कि हम भी शराबी है, हम भी शराब से दूर है, हमारी भी ऐसी बर्बादियां हुई है। तो वो जो विश्वास है दोस्तों वो और मजबूत हो गया कि यार इतने सारे लोग शराब से दूर है। तो मैं पहले ही दिन से इस मीटिंग को ऐसे पकड़ लिया दोस्तों कि जिस जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में मेरे अंदर में था, वही जुनून, वही पागलपन मैंने इस ए की मीटिंग के लिए लगाया। बिल्कुल टाइम टू टाइम मीटिंग करना, रोज मीटिंग करना। और पता नहीं दोस्तों कैसे मेरे अंदर में वो साइकिक चेंज आया, कैसे वो आध्यात्मिक परिवर्तन मेरे अंदर में आया। मेरा व्यक्तिमत्व, मेरे विचार, मेरी सोच बदलने लगी। और इन्हीं चीजों ने मुझे कैसे एक दिन के आधार पर शराब से दूर रखने लगा,
पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ डॉक्टर्स ओपिनियन में बताते हैं कि वही मेरे जैसा इंसान जो शराब के लिए रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट होता है, अपने अस्थिर, चिड़चिड़े, नाखुशपन से निकलने के लिए हमेशा उसको शराब की आवश्यकता पड़ती है। मगर यही इंसान मेरे जैसा शराबी, जब उसके अंदर में ये साइकिल चेंज आ जाता है, उसकी अंदर की स्थिति अगर बदलती है, तो बिल्कुल वो शराब से दूर हो जाता है और फिर ऐसा इंसान बन जाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रहे, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में वो बिल्कुल स्थिर रहता है, उसको शराब पीने की गरज नहीं पड़ती। तो यही कुछ चीजें दोस्तों ए में आने के बाद में मेरे साथ में होने लग गई। मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कि मैं वही इंसान हूँ जो छोटी छोटी बात के लिए मैं शराब की तरफ जाता था। गुस्सा आ गया तो शराब पी लिए, कोई खुशी का मौका है तो शराब पी लिए, मौसम बदल रहे हैं तो शराब पी लिए, ठंडी है तो शराब, बारिश गिर रही तो शराब, धूप गिर रही तो शराब, कोई मर गया उसकी मयत उठाने के लिए शराब लग रही है, किसी की शादी है उसकी शादी में नाचने के लिए शराब लग रही है, सुख में भी शराब, दुख में भी शराब। तो मगर अब कैसा क्या होगा कि मैं वही इंसान हूँ, सारी दुनिया वैसी है, सारे दारू के अड्डे भाई के वही है, मगर मेरे अंदर में, मेरे व्यक्तिमत्व में कहीं तो भी परिवर्तन आ रहा है, मेरी सोच में कहीं तो भी परिवर्तन आ रहा है कि मैं हर चीज में, हर कारण के लिए अब शराब पीने का विचार मेरे मन में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने और डॉक्टर कॉल यूंग ने भी बहुत सालों पहले ये बता दिया था कि एक साइकिक चेंज या प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी मेरे जैसे शराबी को इस भयानक बीमारी से दूर करने में मदद कर सकती है। और पूरी दुनिया में हम सब शराबी दोस्तों इस बात के उदाहरण हैं। हम सबकी अपनी एक कहानी है, हम सबका एक इतिहास है। किसी का बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है, बहुत ज्यादा किसी ने बॉटम हिट किया है, किसी ने कम किया है, कोई बहुत बर्बादी करके आया है, कोई बहुत कम बर्बादी करके आया, लेकिन हम सब दोस्तों आज शराब से दूर हैं। और उसके पीछे का कारण, सबसे पहला कारण तो यही है कि धीरे धीरे हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहारों में जो तब्दीलियां आती है इस प्रोग्राम की वजह से, वही हमको शराब से दूर रहने में मदद करती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रक्रिया सिर्फ शराब से दूरी तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम ए में आने के बाद में देखते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में भी आदमी फिर दारू की तरफ में जाता है, मगर उसमें ए के प्रोग्राम का किसी प्रकार से भी कोई भी दोष नहीं है। मैं अगर ए में आने के बाद में फिर दोबारा अगर शराब की तरफ में जा रहा हूँ, या मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं आज भी ए में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद भी रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिस्कंटेंट हूँ, यानी कि अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश हूँ, तो इसमें प्रोग्राम का दोष नहीं है, ये कहीं तो भी मेरा दोष है। मैं अपने अल्कोहलिज्म के लिए दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं अल्कोहलिक बनने वाला हूँ। मगर हाँ, मैं आज अपनी रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं पहले बोल सकता था कि यार मैं बार बार क्यों शराब पीता था, क्यों मेरे हाथ से गलत काम होते थे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई एलर्जी मेरे अंदर में पैदा हो गई है, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मेरे स्वभाव दोष मुझे शराब की तरफ लेके जाते हैं। मगर अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बहाने मेरे पास में नहीं दिखते हैं, क्योंकि ए ने तो पूरा प्रोग्राम मेरे सामने में रख दिया, मेरी वास्तविकता मेरे सामने में रख दी कि मैं एक ऐसा शराबी की हूँ कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता। और जब तक मेरे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन नहीं आएगा, मैं हमेशा के लिए शराब से दूर नहीं रह पाऊंगा, मेरी जिंदगी खुशनुमा नहीं हो पाएंगी। तो यदि
ए में आने के बाद में भी अगर मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिस्कंटेंट हूँ, फिर शराब के अड्डों में धूल फाक रहा हूँ, तो इसका सारा जिम्मा दोस्तों मेरा है कि मैंने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में लगभग 4 साल तक मैं सेवा के घोड़े पे सवार रहा और मैंने अपनी रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया। मैं इसी बात से खुश था कि शराब भी बंद हो गई, जान भी बच गई और मैं लोगों की शराब छुड़ाने का काम कर रहा हूँ। वो तो बाद में धीरे धीरे ये में समझता है कि भाई मैं किसी की शराब बंद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। भगवान ने मुझे सिर्फ दूसरे शराबियों को मदद देने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए चुना है। बाकी मैं किसी की शराब बंद नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को सोबर रखने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन शुरू में ये ख्यालात नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार देखो कितना बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, ए में भी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत बढ़िया लड़का है, एक्टिव लड़का है, बढ़िया इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सेवा करता है। और बाहर की दुनिया के लोग भी तारीफें करते थे। देखो एक जमाने में इतना बड़ा बेवड़ा आदमी था ये, आज लोगों की दाढ़ी छुड़वा रहा है। तो दोस्तों शुरुआत के जो साल थे वो इसी में रहे। अपने आप में कोई काम नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं हुई। और उसी का कारण था कि मेरे अंदर में कोई बदलाव नहीं था। ना मेरी भाषा में परिवर्तन था, ना मेरे एटीट्यूड में, ना व्यवहार में। और जिसका खामियाजा फिर मुझे भुगतना पड़ रहा था। जैसे मेरे अल्कोहलिज्म में मेरे से लोग परेशान थे, मेरे संबंध खराब हो रहे थे, वैसे ही सब चीजें मेरी रिकवरी में हो रही थी, दारू से दूरी में हो रही थी। घर के लोग वैसे ही परेशान थे। ए में आने के बाद में 2 साल के बाद में शादी हुई, तो फिर बीवी परेशान। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, तो सब सही है। सिर्फ लोगों की गलतियां ढूंढना, लोगों पे आरोप लगाना, ब्लेम करना, लोगों की इन्वेंट्री लेना, लोगों के पीछे पड़ जाना। और इस वजह से दोस्तों मैं देख रहा था कि जैसे मेरे संबंध शराबी दिनों में लोगों से खराब हो रहे थे, वैसे ही मेरे संबंध मेरी अपनी भाषा की वजह से, मेरे अपने एटीट्यूड की वजह से ए में आने के बाद में भी खराब हो रहे। पहले मेरे शराब से मेरे घर के परेशान थे, अब मेरे घर जिम्मेदारी की वजह से परेशान है, मेरे एटीट्यूड की वजह से परेशान है। एक ही लोग मेरे से परेशान है, ओल्ड टाइमरों से तू तू मैं हो रही है, न्यू कमर को कभी कुछ बोल रहा हूँ, मेरे होम ग्रुप के लोग मुझसे परेशान है। काम धंधे पर मेरी बात करने का तरीका अलग था। और आखिरकार इन सारी चीजों की वजह से मैं अपनी सोब्राइटी का आनंद नहीं ले पा रहा था। क्योंकि जब हमारे संबंध अगर ठीक नहीं है लोगों से, और वो दिन ब दिन बार बार छोटी छोटी बातों के लिए बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो उसका नकारात्मक असर हमारी अपनी सोब्राइटी पे, हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। हम अंदर से खुश नहीं रहते। तो 4 साल के बाद की सोब्राइटी के बाद कई तो भी ये चीजें समझ में आई कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं अंदर से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। शराब की दूरी मिल रही है, अच्छी की सर्विस कर रहा हूँ, फिर भी अंदर से मैं असंतुष्ट हूँ। फिर वही रेस्टलेसनेस है, फिर वही इरिटेबल स्थिति है। तो आखिर मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश क्यों हूँ? क्योंकि अब तो शराब भी नहीं है, और शराब पीने का अभी बहाना भी नहीं है। क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर फिर दारू पी लिए तो वापस आएगा कि नहीं आएगा आदमी। बड़ी मुश्किल से तो जान बची है। एक बहुत ही भयंकर दलदल से मैं बाहर निकला, और मैं अब वहां दोबारा जाना नहीं चाहता था। तो मेरे पास में और दूसरा तीसरा कोई इलाज ही नहीं था कि अब मैं इस 12 कदमों के प्रोग्राम को फॉलो करूं। क्योंकि ओल्टामोरो के अनुभव, ए का लिटरेचर, ये मुझे बता रहा था बार बार कि ये प्रोग्राम दारू बंद करने के बाद में खत्म नहीं होता, दारू बंद करने के बाद शुरू होता है। ये मेरे
व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन, आमूलाग्र बदलाव लाने का प्रोग्राम है। मुझे वो पुराने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे, पुराने विचार छोड़ने पड़ेंगे। एक नया वे ऑफ लाइफ जो ए ने दिया है उसके हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा, और तभी मैं हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी पाऊंगा, खुश, आनंदित और मुक्त। मगर ये चीज दोस्तों सिर्फ बोलने से नहीं होने वाली थी, सिर्फ मीटिंग करके नहीं होने वाली थी। मीटिंग करके तो हम सिर्फ सोबर रह सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन लाना है, हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोच विचार में परिवर्तन जो लाना है, वो सिर्फ मीटिंग करने से नहीं आने वाला। मीटिंग में आके ये सारी चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन जब तक मैं ए के प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में उतारूंगा नहीं, इस 12 कदमों पे अपनी लाइफ में, जिंदगी में वन डे एट ए टाइम चलूंगा नहीं, तो कोई परिवर्तन मेरी जिंदगी में आने वाला नहीं है। और आखिरकार 4 साल के बाद में मैंने अपना रेगुलर स्पॉन्सर बनाया। पहले इनिशियल स्पॉन्सर थे, उन्होंने बहुत मदद की सोब्राइटी के लिए, सर्विस के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन स्टेप्स के लिए मैंने बाद में अपना रेगुलर स्पॉन्सर बनाया। और फिर उनके मार्गदर्शन में दोस्तों इन कदमों पे जब काम करने की मैंने शुरू की, तीसरे कदम को मैंने समझा कि भाई तेरी इच्छा नहीं, वो ईश्वर की इच्छा चलेगी, मेरी इच्छा नहीं। आसान नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी था, और मुझे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है, दुनिया अनपढ़ है और भाई एक होशियार हूँ। हर चीज में दूसरों की गलतियां ढूंढना, मिनमेक निकालना, छोटी छोटी बातों पे भड़कना, बदले की भावना रखना, खुन्नस रखना, ऐसी बहुत सारी निगेटिव फीलिंग से मैं भरा हुआ था। लेकिन शुरुआत में ही जैसे ही मैंने मेरी जिंदगी में जो भी कम ज्यादा है उसको ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल करना सीखा, तो मैं देख रहा था कि मैं अंदर से थोड़ा शांत होते जा रहा हूँ। जो विचलितता पहले थी, अस्थिरता पहले थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हर बात का प्रतिकार करना, हर बात को प्रत्युत्तर देना, लड़ना, ये कहीं तो भी कम हो रहा है। अंदर में एक बैटल ग्राउंड था मेरे, युद्ध का मैदान। मगर जैसे ही मैं अपनी इच्छा चलाने की बजाय जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, उसकी इच्छा को कबूल करते हुए जब मैं जीने लगा कि मैं यार लोगों को नहीं बदल सकता, मैं परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, मैं चीजों को नहीं बदल सकता, ये जैसी है वैसी मुझे कबूल करनी पड़ेगी, तो पता नहीं दोस्तों अंदर से एक बिल्कुल ठंडा ही होते चले गया आदमी। हर बात के लिए लड़ने वाला इंसान कहीं तो भी अभी कदम पीछे हटाने लगा। हर बात पे किसी के मुंह पे आना, मुजोरी करना, लोगों को डोमिनेट करना, ये धीरे धीरे कम होने लगा। ग्रुप में, फेलोशिप में, घर में, काम धंधे पे, हर बात में जो हस्तक्षेप थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। हम किसी को बदल नहीं सकते, अगर बदलना है तो अपने आप को बदलना है। और क्या मिरेकल हुए कि इन्हीं चीजों की वजह से मैं अंदर से थोड़ा सा संतुष्ट होने लगा, थोड़ा खुश होने लगा, क्योंकि लफड़े झगड़े कम हो गए, हर बात पे लड़ना कम हो गया, बहुत ज्यादा किसी चीज का विचार करना कम हो गया। ए में मैं जब आया था दोस्तों, तो हर फ्रंट पे बहुत ही डैमेज था। मेरा वजन 35-40 किलो का था, मेरा काम धंधा पूरा खराब हो गया था, मेरा पूरा गुडविल खराब हो गया था, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, कर्जे बहुत कम थे, लेकिन उस वक्त मेरी हैसियत के हिसाब से वो कर्जे बहुत बड़े थे, क्योंकि मैं उस वक्त उनको मैं चुकता ही नहीं कर पा रहा था। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी भी मुझे बड़ी जद्दोजहद के बाद शादी हुई। कई बार मैं रिजेक्ट होते गया। ए में आने के बाद में भी मेरे बारे में लोग कभी कभी गलत बातें कर रहे थे कि भाई पीछे पड़ा होगा या ऐसा या वैसा। एक एंगेजमेंट मेरी टूट गई थी ए में आने के बाद। तो लोगों ने मेरा जो अल्कोहलिज्म के आखिरी के दिनों में बहिष्कार करके रख दिया था, बायकॉट कर दिया था, वो लोग कहीं तो भी मुझे फिर से अपनाने में आनाकानी कर रहे थे। तो परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए।
मगर दोस्तों, जैसे तैसे जैसे ही मैंने इस तीसरे कदम को अपनी जिंदगी में डालना शुरू किया कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, काम धंधा जो खराब है होगा एक दिन ठीक, शादी जो नहीं हो रही है तो ठीक है, होंगी एक दिन, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, होंगी एक दिन ठीक। तो ये जैसे जैसे मैं ये छोड़ते गया, लेट गो आउट करते गया, वैसे वैसे कहीं तो भी मेरे अंदर में एक स्थिरता आने लगी। अंदर से मैं कहीं तो भी शांत होने लगा। और उसके बाद में जब मैंने आगे में स्पॉन्सर की मदद से अपने आत्मजीवन की छानबीन शुरू की चौथे कदम से, उस चौथे कदम की छानबीन में तो मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा ही सामने में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो प्रॉब्लम अल्कोहल में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे व्यक्तिमत्व में थी। मेरा जो अहंकारी स्वभाव है, इगोइस्टिक नेचर जो है मेरा, उसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ। जो आदमी मरते मरते बच चुका था, 11 महीने वो बेड पे रहा था, तो फिर दोबारा शराब की तरफ गया, तो उसके पीछे उसका ईगो था जो हार मानने ही नहीं देता। हर बार बोलता है मैनेज कर लेंगे, छोड़ देंगे, सब अपने हाथ में है, अपन कभी भी छोड़ सकते बॉस, अपन कभी भी मैनेज कर लेंगे। तो जब मैं अपने चौथे कदम में अपनी छानबीन मैंने किया, तब मुझे पता चला कि यस, बिग बुक में जो लिखा है चैप्टर 5 में कि शराब सिर्फ एक सिंबल है, सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का। असली जड़ मेरी स्पिरिचुअल मेलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी है, मेरा इज्म है। और जब तक मैं अपने स्पिरिचुअल मेलेडी पे, भावनात्मक आध्यात्मिक बीमारी पे मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। शराब से मैं दूर रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट रह सकता हूँ। तो शुरुआत की सोबराइटी में वो सब दिख ही रहा था, मैं शराब से दूर हूँ, फिर भी अस्थिर हूँ, फिर भी चिड़चिड़ा हूँ, फिर भी नाखुश हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को बदलने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। मेरा जो पैटर्न है सोचने का, विचार करने का, रहने का, सारे तरीके वही पुराने हैं। ना मैं अपनी लालच छोड़ रहा हूँ, ना मैं अपनी काम वासना को छोड़ रहा हूँ, ना मैं अपना रिजेंटफुल जो विचार है मेरे, खुन्नस पालने वाले, लोगों की ईर्ष्या द्वेष करने वाले, वो मेरा पैटर्न ही नहीं बदल रहा है। तो जब मैं पुराने ही ढर्रे से काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे में बदलाव क्या आएगा? मगर फिर जैसे ही दोस्तों मैं अपने आप को मैंने जाना कि मेरे चरित्र के जो दोष है, वो ही कहीं तो भी मुझे जीने का आनंद से वंचित कर रहे हैं। शराब से दूर होने के बाद में भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं, मेरी जिंदगी में जो भी कम ज्यादा होता है, परिस्थितियां आती है, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी, कभी अचानक कोई और प्रॉब्लम आएंगी। जैसा हम सबकी जिंदगी में 2020 में कोरोना आ गया, 3-4 साल कोरोना से उलझे रहे हम लोग। तो ये चीजें तो जिंदगी भर चलते रहने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करता हूँ? मैं बिल्कुल रोने लग जाता हूँ, मेरे चेहरे पे 12 बज जाते हैं, मेरा चेहरा उतरा रहता है कि मैं हर स्थिति में स्थिर रहता हूँ। तो मैंने देखा दोस्तों कि ऐसे भी ए में लोग हैं कि जिनकी परिस्थितियां बड़ी खराब है, बड़े बड़े हादसे उनकी जिंदगी में हुए हैं। आज भी देखता हूँ, आज भी ऐसे कई लोग मिलते हैं, दिखते हैं मुझे, मगर वो फिर भी ना शराब की तरफ जाते हैं, ना वो अस्थिर, बेचैन और चिड़चिड़े दिखते हैं, वो बिल्कुल शांत लगते हैं। उनकी जिंदगी में जो भी कम ज्यादा होता है या उतार चढ़ाव होता है, तो बिल्कुल स्थिर रह के हंसते खेलते उसको झेल लेते हैं। कई एक एक उम्रों के जवान, नौजवान बच्चे कई तो भी उनसे बिछड़ गए, भगवान ने छीन लिया उनको। कोरोना काल में कई लोगों की प्रॉपर्टियां बिक गई, कई लोगों के काम धंधे तहस नहस हो गए। कई ए मेंबरों को मैंने कैंसर से जूझते हुए देखा, खराब परिस्थितियों में। कुछ लोगों की मौत हो गई, मगर शराब नहीं पी उन्होंने। तो मैं ऐसे अनगिनत ए के सदस्यों को मैंने अनुभव किया, वो देखा हो कि वो इस प्रोग्राम की बदौलत कहीं तो भी अपने आप में बदलाव लाके वो हर परिस्थितियों में अपने आप को ठीक रखते हैं। तो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता?
मैं भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में ढाल सकता हूँ। और बस दोस्तों, वही चीजें जब मुझे समझ में आई तो मैं एक दिन के आधार पे इस प्रोग्राम को मैंने जीने की कोशिश शुरू की। और सही में दोस्तों, आज मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोग्राम अंदर से इतना स्ट्रांग बना देता है हमको कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब रहे, कितने भी उतार चढ़ाव रहे, शराब पीने के विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। और हर परिस्थितियों में हम बिल्कुल स्थिर रह के, और जो अपना मन है उसको प्रफुल्लित रख के हम उन परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं। इन 18 सालों में मेरी भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव है दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर में तो मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन हम रहे। पहले दिन मैं एडमिट हो गया, और क्योंकि मेरी परिस्थिति थोड़ा ज्यादा खराब लग रही थी मुझे, तो मैं खुद ही जाके क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट हो गया। और बाकी परिवार में उनकी रिपोर्ट आने की थी। एक महीने से ही हमारी सबकी तबीयतें खराब चल रही थी। तो जब मेरी रिपोर्ट आई पहले, तो मैं एडमिट हो गया। और उस सेंटर में एडमिट होने के बाद में पहला काम अगर मैंने किया तो वो तीसरा कदम ले लिया कि अब तो मैं 14 दिन के लिए यहाँ बुक हो गया हूँ। अब मेरा परिवार किस हालत में जिएगा, उसका क्या होगा, उसको कौन देखेगा, वो सब छोड़ दिया मैंने। वैसे भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम ही सिखाता है कि वैसे भी तेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी है जो तेरे वश में है, और कुछ चीजें ऐसी है जो तेरे वश में नहीं है, जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर हमको सिखाती है। सेरेनिटी प्रेयर हम लगभग रोज बोलते हैं, लेकिन उस पर रोज काम ही नहीं करते। सेरेनिटी प्रेयर में हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं दोस्तों। कोई भी समस्या आती है तो बस उसको इसी से नापना है कि ये हमारे हाथ में है या नहीं है। और जो नहीं है उसको ईश्वर के हवाले छोड़ देना है। तो जब मैं एडमिट हो गया, मुझे मालूम था मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। अब मेरे परिवार का क्या होगा वो ईश्वर देखेगा। दूसरे दिन वाइफ का फोन आया कि हम भी पॉजिटिव है। मेरा 2 साल का लड़का था, वही पॉजिटिव नहीं था। मैंने देखा क्वारंटाइन सेंटर में बढ़िया व्यवस्था है खाने पीने रहने की। मैंने अपने परिवार को वहां बुला लिया। और अगले 14 दिन दोस्तों हम बिल्कुल हंसते खेलते रहे वहाँ। कोई परेशानी नहीं, कोई शिकन चेहरे पे नहीं। जैसी परिस्थितियां थी वहां पे बढ़िया एंजॉय करके हमने 14 दिन बिताए। और 14 दिन के बाद में जब हम वहां से निकले 27 मार्च को, उसके 10 दिन बाद में कोरोना की वो तूफान दूसरी लहर आई, और कई लोग दोस्तों अपनी जान गंवा दिए। तो मेरा जो ईश्वर है वो मेरा ख्याल रखता है, बशर्ते कि मैं उस पर भरोसा रखूं, इस प्रोग्राम पे भरोसा रखूं। और इन 12 कदमों को जिंदगी में अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो दोस्तों ये जो अस्थिर चिड़चिड़ा और नाखुशपन की जो फीलिंग है, जो किसी जमाने में अल्कोहलिज्म में थी, वो मेरी, मैंने, एक बॉडी की जरूरत थी वो। मगर अब ए में आ चुका हूँ। ए में अब मुझे अस्थिर चिड़चिड़ा रहने की, नाखुश रहने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रोग्राम को में इतनी ताकत है कि यदि मैं स्पॉन्सर की मदद से इसको प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी लाइफ दोस्तों हैप्पी जॉयस फ्री बन सकती है। आज मैं भी एक दिन के आधार पे वैसी ही लाइफ जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन दिया। धन्यवाद। थैंक यू।